अरविंद जी, भारी मतदान हो रहा है, ये यूं कहिए प्रचंड मतदान हो रहा है। गर्मी और मतदान में होड़ लगी है कि आगे कौन निकलेगा, लेकिन गर्मी पिछड़ गई बंगाल में और मतदान आगे निकल गया। ये मतदान क्या कह रहा है? और इसी मतदान से ठीक पहले राहुल गांधी का ये कहना कि ममता जी ने भाजपा को दे दिया बंगाल और उन्होंने ठीक ठाक सरकार नहीं चलाई, साफ सुथरी, कैसे देख रहे हैं? एक तो अमिताभ जी, प्रथम दृष्टया देखा जाए तो मतदान चढ़ बढ़ के होना बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में जितनी भारी मात्रा में मतदाताओं का सहभागिता हो, वोट डालें, बहुत स्वस्थ स्थिति है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और यह भी दिखाता है कि वहां राजनीतिक दलों में भी लड़ाई नेक टू नेक है और कार्यकर्ता से लेकर जनता तक सक्रिय है अपना नेतृत्व चुनने के लिए, प्रथम दृष्टया। दूसरा, आपने राहुल गांधी जी की बात कही कि ममता जी ने बंगाल को बीजेपी को सौंप दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को ये बयान देना है तो पहले इंडी गठबंधन से टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था या खुद को बाहर आना चाहिए था। ये हो नहीं सकता है अमिताभ जी कि बंगाल में ममता करप्ट है और जब नेशनल अलायंस बनता है तो वहां पे ममता ईमानदार है। ये हो नहीं सकता है कि बंगाल में ममता की शासन व्यवस्था फेल है और जब राष्ट्रीय लेवल पे लड़ाई लड़नी होती है तो ममता जी सुशासन की प्रतीक है। अधीर रंजन चौधरी बीच बीच में ममता बनर्जी जी के खामियों को उजागर करते थे तो भारत गवाह है, उनको डांट डपट के चुप करा दिया जाता था। अब ममता बनर्जी ने राहुल जी को कुछ नहीं दिया है, उनके हिस्से में सीट शेयरिंग नहीं आई है, तो अंगूर खट्टे हैं जैसे वो बयान दे रहे, ममता ने सौंप दिया है। उनको शर्म करनी चाहिए और ये बयान देने के पहले ममता से हर स्तर का गठबंधन पहले तोड़ना चाहिए था। राहुल गांधी जी, मैं फिर दोहराता हूँ, ये कंफ्यूज नेता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आगे जाना है, पीछे जाना है, दाएं जाना है या बाएं जाना है। और कहा गया है दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। बंगाल में आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में है और कांग्रेस की इस तरह से कंफ्यूजन वाली नीतियों की वजह से आज कांग्रेस न 3 में है न 13 में। ठीक, रवि प्रताप सिंह जी, मैं अपनी छोटी बुद्धि से एक हाइपोथेटिकल सीन सोचता हूं कि अगर मान लो ऐसा सब बातें वो 4 मई को कहते राहुल गांधी, जब मान लो ममता हार जाती अगर, तो वो एक अपना बयानदारी कर देते, ममता ने भाजपा को राज्य सौंप दिया। ये तो वोट शुरू नहीं हुआ और राहुल गांधी ने कह दिया भाजपा को सौंप दिया। अब इसीलिए मैं कहता हूं भाजपा को कांग्रेस का आजीवन ऋणी रहना चाहिए। भाजपा कभी कांग्रेस के ऋण से उऋण नहीं हो सकती जितना उपकार भाजपा पर कभी खड़गे जी, कभी राहुल जी करते हैं। इनके मुंह में रसगुल्ला डालना चाहिए, रसमलाई डालनी चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अरे भाई, गोत्र तो एक ही है, एंटी बीजेपी फ्रंट तो है, उसका नाम इंडी रखो नहीं रखो छोड़ो, है किसी एक विचार पर तो मिल रहे हो कि मैं भी भाजपा के खिलाफ, तुम भी भाजपा के खिलाफ, इधर तो मिल रहे हो ना। तब ये रॉकेट लॉन्चर छोड़ने की क्या जरूरत थी? मतलब इससे कांग्रेस की कोई स्थिति सुधर सकती थी बंगाल में या देश में? रवि भाई, समझ नहीं आया। इससे क्या नुकसान हो सकता है ये तो सबको समझ आ रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस को चवन्नी का भी लाभ हो सकता है, ये नहीं समझ आया अभी मुझे राहुल जी के वक्तव्य से। अमिताभ जी, एक रसगुल्ला आपको भी खिलाना चाहिए। ठीक है। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ममता जी अगर सुशासन करती तो भाजपा को घुसने का अवसर नहीं मिलता। आपने उसको नरेट कर दिया कि सौंप दिया। सौंप देने जैसा शब्द तो कहीं नहीं कहा है राहुल गांधी ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो आपका अपना एक सेट किया हुआ शब्द है। सौंप देना और घुसने का अवसर देना, दोनों में आपने दरवाजा खोला तो सौंप ही दिया ना, वरना राहुल गांधी के मुताबिक तो भाजपा के लिए दरवाजा बंद था। उनको यही समझ नहीं कि 77, रुक जाओ भाई, 77 सीटें जिस पार्टी की विधानसभा में, उस पार्टी को कह रहे हैं कि आपने इनको घुसाया एक, और जिस पार्टी की विधानसभा में एक भी सीट नहीं, उसका नेता राहुल गांधी वो ज्ञान दे रहे हैं। बताइए, विधानसभा बंगाल की विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं,
वो कह रहे हैं ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता को कि अगर इन्होंने साफ सुथरा शासन किया होता। अब साफ सुथरा शासन नहीं होता तो कैसा शासन होता ये तो हमको पता है। मैं बोल दूंगा तो आप कहोगे आपने अपनी तरफ से बोल दिया। साफ सुथरा शासन नहीं, इसका मतलब करप्ट शासन, गैर कानूनी काम, यही ना। रवि जी, साफ सुथरा शासन नहीं किया ममता ने, राहुल सेड दिस। इसका मतलब क्या है? साफ सुथरा शासन नहीं किया, बताइए अमिताभ जी सब आपके नरेशन के हिसाब से जवाब नहीं होते हैं तो आप सिर्फ प्रश्नों की बौछार करते हैं, उत्तर की अपेक्षा नहीं करते। नहीं, आप ये बताइए कि राहुल गांधी, जब हमारा एक भी प्रतिनिधित्व वहां नहीं है, तो क्या हम बिहार की तरह से जब हमारे में विलय कर लिए थे पप्पू यादव, तो उस समय कोई खड़ा हो गया कि पूर्णिया का सीट मत दीजिए? हमारे यहाँ कन्हैया कुमार थे तो किसी ने कहा कि ट्रक पे मत चढ़ने दीजिए। अब ये बताइए कि जहां हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं है, वहां हम क्या, कोई कहेगा 2 सीट पे लड़ जाइए, 4 सीट पे लड़ जाइए, तो हम अपनी क्या हम राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं, तो यही करेंगे कि हम कब तक चलेंगे आपके साथ? राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं और 100 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी जी की ही देन है कि जो मशरूम खाने वाले प्रधानमंत्री थी, साल मुड़ी खाने पे मजबूर हो गए। ठीक है, हमारी इंडिया गठबंधन में है ममता जी, लेकिन स्टेट का चुनाव कुछ और परिदृश्य से देखा जाता है और सेंटर के चुनाव कुछ और परिदृश्य से होते हैं। हमारा अब आपका कहना है कि एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हम बिल्कुल प्रतिनिधित्व ना करें, हम इनको फील्ड दे दें वॉक ओवर करने के लिए, हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों में भरोसा जगाने के लिए, एक अस्थायित्व की आस जगाने के लिए ये चीज जरूरी था। ठीक है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन क्या ये बताएं कि हम प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रयास भी ना करें? जो भाजपा का है हम उनके लिए फील्ड बिछाते रहें और कुर्सी लगाते रहें टीएमसी के लिए? अरे अगर हमारे से भाजपा को लाभ हो रहा है तो एक रसगुल्ला आप और ज्यादा खा लीजिएगा। भाजपा ने तो आज पहली बार बिहार से साबित हुआ कि ये प्रो इनकम्बेंसी में बढ़े हुए वोट का परसेंटेज है। इससे पहले होता था कि अगर वोट परसेंटेज 70 के आसपास होते थे तो एंटी इनकम्बेंसी होती थी। आज तो 78.77 3 बजे तक पड़ गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 90 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बताइए कि हम एक राष्ट्रीय दल के पार्टी हैं, क्या हम लोगों से पूछ के वक्तव्य देंगे? जो उन्होंने अच्छा लगा उन्होंने वक्तव्य दिया। बिल्कुल ठीक है रवि भाई, बिल्कुल ठीक है। नहीं, पूछ के कभी वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लिखा हुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए, EAPA का लिखा भी नहीं, अपनी प्रतिभा पैदा करनी चाहिए। रुक जाओ भैया, आप रुक जाओ, तो आप दोबारा अवसर आएगा। PIA कहा भी नहीं ले, उनमें कितनी अकल। स्वयं में अपदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा खुद में दीपक बनो, जागृत करो चेतना, उसके लिए लिखो पढ़ो, समय बिताओ, कुछ समझ पाओ देश दुनिया में क्या हो रहा है, इतिहास भूगोल भारत का क्या रहा है, इसकी तासीर जब समझ लोगे। गांधी कहा करते थे कि पूरा देश जब तक पांव पांव नहीं घूमोगे तब तक नेता नहीं हो सकते। क्या बहुत से लोग गए, बोले जी नेता बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा जाओ जो ट्रेन मिले उसमें बैठ जाओ 3rd क्लास में, और पूरा भारत घूमो, फिर 2-4 साल बाद आना। जहाज से देश नहीं दिखा जाता, जहाज से देश में उड़ने वाले लोग ऐसे ही बयान दे देते हैं। कोई नहीं कहता पूछ के बयान दें राहुल जी, क्यों देंगे? वो बड़े परिवार से हैं, बड़ी पार्टी से हैं, LOP हैं, लेकिन वो जो भी बोलेंगे उस पर चर्चा जरूर होगी, उसकी स्वतंत्रता हमको हासिल है। बोलने की उनको आजादी हासिल है, चर्चा की हमको आजादी हासिल है, यही तो लोकतंत्र है दुबे जी। नहीं, ना उनकी अभिव्यक्ति आजादी पर कोई अंकुश है, ना मेरी आजादी पर कोई अंकुश है। यही भारत की सुंदरता है, यही भारत का गौरव है। खैर दुबे जी, जब अरविंद केजरीवाल भी 52 गज की राजनीति करते हैं अपने ढंग की, जब वो इंडिया अलायंस में आ गए फिर भी उन्होंने कांग्रेस की कुछ सरकारों को भ्रष्ट कह दिया, तो कांग्रेसी बड़े नाराज हुए, बताओ ऐसी बात करते हो, साथ भी रहना चाहते हो, हमें भ्रष्ट भी बता रहे हो क्या? तो केजरीवाल ने कहा कि तुम्हारे लिए पूरे देश में मांग उजाड़ लूं, मैं लड़ूंगा। तो उनने अशोक गहलोत समय सबको लपेट लिया, बोले सब भ्रष्टाचारी हैं। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं वहां।
कांग्रेस के पास जब वहां कुछ नहीं था तो अलायंस की भावना को जिंदा रखते हुए इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर हैं सब ने ममता को सपोर्ट कर दिया, किया ना, कि भाई ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे, क्या अखिलेश यादव, उनकी वहां स्थिति हो नहीं हो लेकिन एक समर्थन तो दिया। वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस को यह कहने की क्या जरूरत पड़ी कि इनने कुंडी खोल दी। मैं अपनी बात को सुधार के कहते हैं, रवि भाई बुरा लगे कि ममता ने कुंडी खोल दी, भाजपा ही आ गए। हालांकि जानकारी गलत है, भाजपा ही 77 सीट जीत के और 18 लोकसभा जीत के बहुत पहले आ चुके थे। ये कहना जरूरी था क्या? और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में आ गई 8 महीने बाद, तो कहां जाओगे दुबे जी? जी देखिए अग्निहोत्री साहब जी, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो निश्चित तौर पर ये नेशनल लेवल पे है, राष्ट्रीय लेवल पे है, ये प्रदेश लेवल पे नहीं है कहीं भी, किसी भी प्रदेश में। अब बात आती है कि राहुल गांधी ने ये क्यों बोला, तो ये अभी रवि जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला वो सच है कि हम अपना वजूद तो नहीं खो देंगे ना। कोई भी पार्टी हो, आखिरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो अंतिम समय तक उसको लड़ना चाहिए। और एक ये बहादुर के लिए यही एक वो है कि अगर वो अंतिम समय तक नहीं लड़ता है तो फिर वो फाइट में है ही नहीं। तो ठीक है, ये उनकी वो है। लेकिन जहां तक परसेंटेज का सवाल है वोटिंग का, तो आप देखिए कई जगह कई राज्यों में ऐसा हुआ है जहां पर परसेंटेज बड़ा है तो सत्ता पक्ष को भी फायदा हुआ है, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष को फायदा नहीं भी हुआ है। दोनों स्थितियां राजनीति में हैं, दोनों उदाहरण हैं। हाँ। लेकिन दोनों उदाहरण, लेकिन बंगाल की जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि वो ममता जी को फायदा देने वाला लग रहा है। क्या होगा वो 4 तारीख को मालूम होगा, आपको भी, हमको, सबको, क्योंकि हम भगवान नहीं है इसलिए हम घोषणा नहीं कर सकते कि तथास्तु चलो तुम्हारा काम हो गया। इसलिए आज की परिस्थिति में ऐसा लगता है, जहां जो हमारे भी कुछ पहचानने वाले हैं, कि ममता दीदी का जो स्तर है वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अच्छा है। अब आने वाले कल देखेगा। और रही बात, अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात की और केजरीवाल की भी बात की, तो केजरीवाल वो शख्स है राजनीति का कि वो कहीं भी जा सकते हैं। उनका कोई वो बिना तरीके लोटा जो कहावत है ना, बिन पेंदी के लोटा मुड़ सकता। हम वो शब्द नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं, लेकिन वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। और अभी देखते हैं प्रदेश में क्या होगा, वो वक्त की बात है। लेकिन मेरा और मेरी पार्टी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी मजबूत करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसके साथ सीट शेयर करेंगे। अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियां नहीं बनती हैं, तो हमने पहले भी कई बार कहा और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ हमारी वार्ता अच्छी रही, हायर अथॉरिटी की या अन्य पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ, क्योंकि हमने हमेशा वेलकम किया है छोटी पार्टियों को भी, तो हम उस स्थिति में मतलब सबको साथ लेकर चलने की मुद्दा में। आपने काफी औपचारिक भाषा इस्तेमाल किया। मैं इसको यूपी का कल्ट दे के बता दूं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या मैं समझ रहा हूं, ताकि जनता तक बात चल जाए। दुबे जी ये कहना चाह रहे हैं कायदे में रहोगे तो साइकिल बैठा लेंगे, नहीं तो उतार देंगे। सीधी बात है, सरल हिंदी में इतनी सी बात है। बाकी सब तो दुबे जी विद्वान आदमी है, वो थोड़ा लिहाज करके बोल रहे हैं आजकल। लेकिन कुल जमा इतनी बात है ना, देखो सच्ची बात यही है, कायदे में चलोगे तो पीछे बैठा लेंगे, वो लगवाया हुआ है हमने जिसमें बच्चे बैठते हैं, और नहीं कायदे में रहोगे तो उतार देंगे, साइड में लगा के साइकिल में उतरो, चलो जाओ। ठीक है, यही है कुल जमा, यही है। ठीक है, ओके। अनंत अमित जी, 2 बातें। एक तो इतना बड़ा मतदान
ये लगभग 90% पहुंच जाएगा कल सुबह, जब अपडेटेड बिल्कुल करेक्ट वो आएगा मतदान। ये गजब मतदान है, गजब। लेकिन मेरी एक बात और भी है अरविंद जी, उस पर गौर करिएगा। जो बात दुबे जी कह रहे थे वो भी है, हम दो लोगों के पास दोनों उदाहरण हैं। लेकिन मुझे एक बात दूसरी समझ में आ रही है। एसआईआर ने वोटिंग परसेंटेज को रॉकेट की माफिक ऊंचाई दे दी। हमने बिहार में यही देखा। बिहार के इतिहास में कभी इतना वोट नहीं पड़ा जब राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जिंदा थे, तब से लेके आज तक। क्या अब तो बहुत छोटे लोग हैं, जब इतने बड़े लोग जिंदा थे, कर्पूरी ठाकुर और सब तमाम लोग, श्री बाबू, कभी नहीं पड़ा। मैंने पूछा एक तो जानकार लोगों से दुबे जी, उनने बताया भाई साहब पढ़ता कैसे, पहले एक आध 1.5 करोड़ तो फर्जी लगे रहते थे। क्या तो वो जब 90% वोट पड़ता था तो लिखत पढ़त वो पैसा ढाता था। क्या इस टाइप का मामला, क्योंकि फर्जी भी तो है बहुत। क्योंकि जैसे ही आपने बताया कि 7 करोड़ वोटर है क्या, और एक्चुअल में है 4 करोड़, तो 4 करोड़ में 5 करोड़ पड़ेगा तो उतना ही से। लेकिन जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो लिस्ट से निकालेंगे। मैंने बिहार पर पूछा था लोगों से कि ऐसा क्या हुआ। समझदार लोगों ने यही कहा, ना इनकम्बेंसी, ना प्रो इनकम्बेंसी, ना एंटी इनकम्बेंसी, उन्होंने कहा क्रेडिट गोज टू एसआईआर। तो बिहार से भी बड़ी एसआईआर यहां हुई है पश्चिम बंगाल में। क्या ये एसआईआर का फर्क है अनंत अमित? हम पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में जिस तरीके से वो मतदान कर रहे हैं, वो कितना भी साधुवाद दे वो कम है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी व्यवस्था ने, जिस पश्चिम बंगाल के चुनाव को पहले भी हम देखते रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव हो रहा था, आज के चुनाव में भी कई बीजेपी के शुभेंदु सरकार के ऊपर हमला हुआ, जो कि कुमारगंज से उम्मीदवार थे। हमारी अग्निमित्रा पॉल जी के ऊपर हमले हुए हैं, उनके गाड़ी के ऊपर, जो साउथ आसनसोल से जीत कर उम्मीदवार है। हमारे उम्मीदवार चट्टोपाध्याय जी के ऊपर हमले। लेकिन आनंद अमित जी एक मिनट फिर पूरी बात करिएगा। मुझे बताया गया 2,40,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और 3.5 लाख लोकसभा में पूरे देश के लिए थी। क्या अब क्या चाहते हो यार? वोटर पर एक बीएसएफ का आदमी भेज दे एटम बम लेके गए, क्या चाहोगे फिर भाई? क्या चाहते हो? भैया जी, जितना लोकसभा में, अरविंद जी आप भी गौर करो, लोकसभा में इससे सिर्फ 1 ही लाख ज्यादा थे, पूरे देश में चुनाव हो गया। ये तो श्रीनगर से भी ज्यादा शीर्ष बना दिया, और फिर भी मारपीट हो रही है यार। अमित जी बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, आपके प्रश्न बड़े जायज है। क्या वायुसेना, थल सेना और नौसेना उतारेंगे हुगली में? जी नहीं, मैं राष्ट्रवाणी के माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को और एक बात बताना चाहता हूं भैया जी। ये पहला ऐसा चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जो कि चुनाव के बाद 3 महीने तक उसी प्रदेश में सशस्त्र बल के लोग चुनाव कराने के लिए गए। वो चाहे सीआरपीएफ के लोग हो, चाहे सीआईएसएफ के लोग हो, 3 महीने तक उसी प्रदेश में रहेंगे। इस बात की जानकारी उस प्रदेश की जनता को होना चाहिए। आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि 2021 के चुनाव के बाद, परिणाम के बाद जिस तरीके से माहौल बनाया गया पश्चिम बंगाल में, जो वोटर डरा हुआ था, उस वोटर को यह बात की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, यही ममता दीदी 2011 में जब आती है सरकार में, उस समय वोटर परसेंटेज लगभग 84% होता है, और अभी 3 बजे तक लगभग 78% हो गया। और हमें अनुमान है, हमें उम्मीद है कि 5 बजे के आंकड़ा आने के बाद 90% पास होगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है, जुल्म न जालिम का यह सरकार रहेगा, इस बार जनता की सरकार होगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डेफिनेट इस बार सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। कांग्रेस के मित्र ने 2 बड़े नेताओं का भैया जी नाम लिया, 2 नेता ऐसे, कन्हैया जी का नाम लिया। यही कन्हैया ये कहते रहे, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। दूसरे नेताजी का नाम ले लिया, पप्पू यादव जी का। अरे उनका नाम ले, वो तो भाई पप्पू यादव तो बताना पड़ेगा कांग्रेस वाले को। 3 महीना 13 में अरविंद सही करे थे, ये पश्चिम बंगाल में 3 महीना 13 में
लेकिन इनके नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो हम तो उनके बयान का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये मान लिया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उस राज्य का नेतृत्व कर सकती है और उस राज्य को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर सकती है। तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मुझे लगता है 4 तारीख को हमारी सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। आज जनता ने जिस तरीके से मतदान किया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज तक जो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनी, पहली बार 2026 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। जी भैया जी।